सो फ्रिक्शन में बेसिक से ही बताता हूँ क्या क्या पढ़े थे बहुत शॉर्ट में, और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे, है ना। फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में है और दोनों के बीच में या तो रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है या उसमें टेंडेंसी है, दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा कि वो चाहेगा कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है। सो अगर मान लो मैं एक सवाल ले लेता हूं, ऐसे सवाल बुकलेट्स में होंगे। तीन ब्लॉक दे दिया, ए बी सी, और कुछ वेलोसिटी दे दिया। सपोज इसको वेलोसिटी दे दिया, लेट्स 5 मीटर पर सेकेंड। इसको वेलोसिटी दे दिया सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। इसको दे दिया सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिखाऊंगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को F1 लिखूं, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को F2, इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स को F3। ए ब्लॉक पे सरफेस कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है F1, उसका डायरेक्शन क्या होगा। सब जगह फ्रिक्शन है, तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग है। यस, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो लगेगा, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, फ्रिक्शंस विल ट्राई टू स्टॉप द मोशन इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शंस क्या करेगा, अपोज करेगा। सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस वे। ए ब्लॉक पे फ्रिक्शंस पीछे लगेगा यहां पे। अगर मैं बात करूं यहां पे ए और बी, ए के रेस्पेक्ट में बी को देखोगे तो किधर जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में बी आगे जा रहा है। सो ए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा बी पे लगाएगा कि तुम नहीं जाओ आगे, ये इधर लगेगा F2। लेकिन बी भी ए पे लगाएगा, बी ए पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। इस बात को समझो, न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना ए बी पे लगाएगा, बी विल ऑल्सो अप्लाई द सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बी चाहेगा कि ए भी इसके साथ साथ मूव करे, इसका 8 है, इसका 5 है। सो बी विल हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए। ऐसा लगेगा। इफ यू कंसिडर बी एंड सी, बताओ बी के रेस्पेक्ट में सी किधर जा रहा है, ये 8 से आगे जा रहा है और सी 4 से ही जा रहा है। बी के रेस्पेक्ट में सी पीछे जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी चाहेगा कि सी को पीछे नहीं दे, इधर लगेगा F3। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसके बीच में बी पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F3। बताओ सही लिखा क्या। मुझे लगता है यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एक और सवाल ले लेते हैं।
चलो दो ब्लॉक है, मुझे इस पे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, यहाँ पे किधर लग रहा है, M1 पे किधर लग रहा है, M2 पे किधर लग रहा है। सो ये दोनों इधर आना चाह रहा है ना, यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ μ1, यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ μ2। If I ask you what will be the direction of friction force on M1 at the inclined surface, सो ये M1 का टेंडेंसी क्या है, नीचे जाने का। सो M1 पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इधर लगेगा F1, ये नीचे जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन उसको स्टॉप करेगा। व्हाट अबाउट बिटवीन M1 एंड M2? अब कहोगे सर यहाँ तो M1 भी नीचे जाना चाह रहा है, M2 भी नीचे जाना चाह रहा है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कैसे लिखें, क्या जीरो होगा या कुछ लगेगा, तो डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो एक स्टेटमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी दो डायरेक्शंस, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शंस में डाउट है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो किधर लगेगा, तो क्या करो, इसको फ्रिक्शनलेस मान लो। इसी स्टेटमेंट के लिए मैं दोबारा ये सवाल ले रहा हूं, क्या मान लिया, फ्रिक्शनलेस, सिर्फ इसके बीच का। अब बताओ यहाँ तो फ्रिक्शन है, अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये नीचे जाएगा जी साइन थीटा से, न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो, ये जाएगा जी साइन थीटा से, और ये चूंकि फ्रिक्शन अपोज करेगा तो ये जी साइन थीटा से कम से जाएगा, तो ये कम, इसका एक्सेशन होगा, इसका ज्यादा होगा। दैट मीन्स इसके रेस्पेक्ट में इसका टेंडेंसी इधर स्लिप करने का है। सो M1 पे, M2 पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F2, और M1 पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। बताओ ये बात समझ में आई, ये डायरेक्शन? यस सर। ठीक है, इसको समझा दिया तो दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले दो ब्लॉक का ही लेके समझा देते हैं। पहले दो ब्लॉक लेके समझ लेते हैं। अब बताओ, ये ग्राउंड का सरफेस है, इसके रेस्पेक्ट में M1 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये कॉमन सेंस है, M1 पे किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर। फ्रिक्शन ट्राई टू स्टॉप, ट्राई टू सी रिलेटिव स्लिपिंग। देखो ये स्लिप कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसको रोकना चाहेगा। अब इसके बीच की बात करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में M2 क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, बिकॉज इसका 3 है, इसका 5 है, इसके रेस्पेक्ट में M2 2 से आगे जा रहा है। अगर इसका भी 3 होता, हालांकि फिर वो बात की बात, अभी 3 होगा तो उस स्टैंड पर नहीं होगा, बट ये स्लो डाउन होगा, तो इसलिए इस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अभी मैं 5 लेके ही समझा रहा हूं। तो इसका ज्यादा है तो क्या होगा, M2 इधर जाए चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल ट्राई कि ना आगे जाए, तो इस पे F2 इधर लगेगा, M2 को रोक के रखना चाहेगा, दोनों साथ साथ मूव करना चाहेगा। M2 का ज्यादा है तो M1 को पुल करेगा, या न्यूटन्स थर्ड लॉ से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगेगा M1 पे।
क्या मैं समझा पाया या कॉम्प्लिकेट कर दिया? इसके बाद शायद मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया होगा जो चैतन्य ने बताया। एक बार और बता देता हूं। ये ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ, एक छोटा सा फोर्स लगाया F, इस पे फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा स्मॉल f। फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल F के बराबर होगा बिकॉज ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा, अभी रेस्ट में है, तो नेट फोर्स 0 होगा, एक्सेशन 0 है। और ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ किया था बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस कैपिटल F। कुछ टाइम तक ये दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, इसलिए हमने कहा था जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको कहा था सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, अपने आप को एडजस्ट करता है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है ना। एक वैल्यू तक ये बढ़ेगा फ्रिक्शन, उसके बाद और फोर्स बढ़ा दिए तो ये रोक नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये स्लिप करना शुरू हो जाएगा, और जब रिलेटिव स्लिपिंग शुरू हो जाएगा तो लगभग फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा, F कुछ भी हो, और ये मैक्सिमम से थोड़ा नीचे होता है। ये जो F मैक्स है, F लिमिटिंग है, इसको कहा था म्यूएस इंटू एन, और यहां पे जो लग रहा है इसको, इस फ्रिक्शन फोर्स को बोले थे काइनेटिक, और इसको कहा था म्यू के इंटू एन। एन दोनों सरफेस के बीच का नॉर्मल फोर्स है, और म्यू के को क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक सवाल ले रहा हूं, इस बार तुम लोग सब सही सही सॉल्व करना। म्यूएस इज इक्वल टू 0.5, म्यू के इज इक्वल टू 0.4। क्योंकि फ्रिक्शन में बच्चे ना स्ट्रगल करते हैं, मैंने अभी टेस्ट लिया था किसी में जेबी बैच में, तो बड़ा सिली मिस्टेक्स कर रहे थे, मतलब समझ में ही नहीं आया था उनको। बच्चों इस पे एक फोर्स में लगा देता हूं, कैपिटल F। यही सवाल मैंने किया था, कैपिटल F इज इक्वल टू सपोज 10 न्यूटन लगा दिया, ये शायद करवा चुके हैं हम, एक बार और कर लो। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा फर्स्ट केस में, चैतन्य? हाँ सर। कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स? ये ब्लॉक 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा एक्सटर्नल, 10। सबको समझ में आ रहा है? प्रोफेसर कैसे? देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले F मैक्स निकाल लो, या इसी को F लिमिटिंग बोलते हैं बच्चों। F लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया हुआ, 0.5, एन कितना इस केस में, mg 5g, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। ये मैक्सिमम 25 न्यूटन लग सकता है, अगर 10 न्यूटन लगा तो ये बढ़ के 10 न्यूटन हो जाएगा, ब्लॉक को रेस्ट में रखेगा। M4 है ना सर? अच्छा 4 kg है क्या, सॉरी 4g, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 20 न्यूटन, सही है।
20 न्यूटन। सलोनी कुछ बोले, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, नेटवर्क इशू है। नहीं समझ में आया तो मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा। और दूसरा, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो म्यूट कर लो, अनम्यूट था तुम्हारा। महक ने बताया सर समझ में आ गया। एकदम 100% समझना है बच्चों, बिकॉज ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं। अगर F का वैल्यू सपोज हमने ले लिया 18 न्यूटन, what will be the friction force in second case? 18. 18 न्यूटन लगेगा। लेकिन सपोज हमने ले लिया इसको, F का वैल्यू सपोज 24 न्यूटन, 20, फ्रिक्शन फोर्स 20. देखना है यहाँ पे, एक चीज और देखना है। 16. 16. 20 या 16 कंफर्म करो। 16. 16 बिकॉज अब क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, और उस केस में F जो होगा एफ के होगा और म्यू के इंटू एन होगा। तो 16 न्यूटन। बाकी बच्चों ने सही सही बताया। अगर इसी सवाल में, थर्ड सवाल में पूछूं कि ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, कहोगे सर यहाँ पे 24 लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है 16, तो इस जगह में नेट फोर्स हो जाएगा 24 माइनस 16 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. सो नेक्स्ट सवाल है, और यहाँ पे म्यू एस और म्यू के सेम दे दिया है 0.8। ये ब्लॉक है m इजकल टू सपोज 5 kg का, और इसमें मैं पूछ दूं क्या ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा। अगर हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया तो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। तो देखना इसको मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है बच्चों, कौन चाह रहा है कि मूव करे? mg है, इस mg का ये है ना, ये 30 तो ये भी 30। ये चाह रहा है कि mg sin 30 ये मूव कर जाए, और इधर फ्रिक्शन लगेगा। we have to check whether the friction is sufficient to stop, keep the block at rest or not. So we need to find F max. F max will be mu into mg. F max क्या होता है? mu mg। क्या बताया था? mu mg या mu into n बताया था? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। कभी भी गलती से म्यू एम जी नहीं लिखना है। पिछले सवाल में आया था बिकॉज एन एम जी के बराबर था, बट यहाँ पे हमेशा बोलना है तो म्यू एन बोलना है। अब चेक कर लो एन कितना है।
N in this case is 5 kg. mg G cos theta. cos theta. म्यू दिया हुआ 0.8 5g into √3/2 है ना, ये 0.4 into √3 into 5g. तो ये देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.68 कुछ आ जाएगा, बिकॉज 1.7 होता है. अभी कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही रहने दो. और इधर कितना है, जो मूव कराने वाला फोर्स है वो mg sin 30 है. दैट इज इक्वल टू sin 30 होता है हाफ, तो 0.5 into 5g. देखो इसी फॉर्मेट में रखा. अब बताओ कौन बड़ा है, F max बड़ा है, मूव कराने वाला फोर्स ये है, F max उससे ज्यादा है. This is less than F max. So block will remain at rest. Friction will be static. और कितना होगा, F mg sin 30 के बराबर होगा. That is equal to 5g into sin 30 1/2 25 न्यूटन लगेगा. क्या ये अच्छे समझ में आया? So हेडिंग डालो एंगल ऑफ रिपोर्ट्स. ये क्या होता है वो समझाता हूं. सारे बच्चे ध्यान से सुनना. एक ऐसा प्लेन लिया जिसका इंक्लिनेशन ना हम चेंज कर सकते हैं. जैसे ये हमारा प्लेन है और इसको हम चेंज कर सकते हैं. ऐसे सपोज एक वुडन ब्लॉक रख लिया और यहाँ पे हिंज कर दिया एंड वी कैन शिफ्ट लाइक दिस. तो सबसे पहले ऐसा प्लेन ऐसे रखा हुआ है एंड देयर इज ए ब्लॉक रेस्ट में. अभी फ्रिक्शन फोर्स भी अभी 0 है, लेकिन थोड़ा इसको इंक्लाइन कर दिया, ब्लॉक रेस्ट में ही है, और थोड़ा बढ़ाया, अभी रेस्ट में, और बढ़ाया, रेस्ट में रेस्ट में रेस्ट में. देखो अब स्लाइड करना स्टार्ट किया. तो क्या करते हैं, दिस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन चेंज कर सकते हैं. और बढ़ाते 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 द एंगल एट विच block is just about to slide is called angle of reports. Coefficient of friction suppose mu है, तो क्या इसमें कह सकते हैं एंगल ऑफ रिपोर्ट कितना होगा. व्हाट आर द फोर्सेज, mg n, और एक फ्रिक्शन इधर लगेगा इधर.
थीटा बढ़ाते जा रहे हो, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा बढ़ रहा है, इसका टेंडेंसी इधर ज्यादा है स्लाइड करने का, फ्रिक्शन फोर्स रोक के रखे हुए है। जिस समय जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा उस समय mg sin थीटा जो होगा वो f मैक्स के बराबर हो जाएगा, f लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स f लिमिटिंग इज म्यू इंटू n। और पिछले क्लास में मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो 0 से लेके म्यू एन के बीच में कुछ भी लग सकता है। तो हम लोग केस डिस्कस करें जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो ये लिखेंगे, और एन अभी अभी तुमने बताया mg cos थीटा, सो ये cos थीटा इधर लेके आ जाओ, mg कैंसिल, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर लिख देता हूं। आई होप के लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब सुनना, जिस समय ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे और बढ़ा रहे थे, स्लाइड नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन जो लग रहा था वो था स्टैटिक। द मोमेंट इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइडिंग, फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा है, उससे ऊपर कर दिया तो फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं ऐसे लिखूं कि फ्रिक्शन क्या होगा, मैं कहूंगा फ्रिक्शन विल बी mg sin थीटा इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर, दैट इज tan इनवर्स म्यू। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर? फ्रिक्शन विल बी म्यू into n mu mg cos theta कब? if theta is more than theta r. Is it clear? यशवर्धन चतुर्वेदी, थीटा को अगर हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, थीटा पहले 0 लिया फिर बढ़ाते गए, अलग अलग थीटा पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। व्हाट विल बी द करेक्ट ग्राफ? कैसा होगा ग्राफ, है ना, ये थोड़ा टफ सवाल है। कहेंगे जब थीटा छोटा है, थीटा आर से कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस फॉर्मूला से जाएगा। दैट मीन्स mg sin थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू mx, सॉरी y इक्वल टू mx नहीं है, f इक्वल टू sin थीटा, साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ तुम्हें पता होगा ऐसा होता है, इस टाइप से होता है ना, ऐसे जाएगा। जब थीटा कितना होता है π/2, तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है, और ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं f इक्वल टू mg sin थीटा का, तो ये मैक्सिमम कितना होगा mg। लेकिन कुछ बच्चे ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, ग्राफ यहां तक लिया साइन थीटा का, सॉलिड लिया,
उसके बाद डॉटेड लाइन दे दिया है, मतलब ग्राफ इधर नहीं है, रेफरेंस के लिए दे दिया। क्यों? बिकॉज ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है व्हेन थीटा 8 से कम है थीटा, और जब एंगल थीटा 8 से ज्यादा हो जाएगा देन काइनेटिक लगेगा और ये फॉर्मूला से आएगा। मतलब तब जो ग्राफ होगा वो कॉस थीटा का होगा, और कॉस थीटा का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, इधर थीटा इधर कॉस थीटा का ग्राफ लोगे ना, ऐसा होता है 90 डिग्री पे कॉस थीटा 0 होता है और 0 पे कॉस थीटा 1, तो ये यहां पे 0 होने वाला है। और यहाँ पे मैक्सिमम होता है। कॉस थीटा जब 1 होगा, जब थीटा 0, तो ये डॉटेड लाइन है बच्चों, डॉटेड लाइन दिया है, म्यू एम जी। तो ये ग्राफ कहां से कहां तक हो जाएगा, ये ऐसे गया थीटा आर तक, और फिर ये ग्राफ अपना नेचर चेंज कर लेगा, कॉस थीटा लाएगा, तो ये दिस डॉटेड लाइंस आर जस्ट फॉर रेफरेंस। मान लो बच्चों तुम्हें नीट में एक सवाल आ गया कि एक ब्लॉक रखा हुआ एक इंक्लाइन प्लेन पे और थीटा दे दिया 40 डिग्री और म्यू इक्वल टू दे दिया √3, और सिंपल सा सवाल रहेगा कि इसको रिलीज कर दिया तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा। तो सर ये 40 डिग्री का वैल्यू मैं कहां से निकालूं? तो मैं इसका एक बार देखता हूं कि इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है, व्हाट इज थीटा आर। कहोगे tan थीटा आर कितना होता है, म्यू, म्यू कितना दिया है √3, सो क्या हो जाएगा थीटा आर, tan कितना होता है tan √3? inverse √3 tan inverse हाँ tan 60. इनवर्स, लेकिन ये वैल्यू पता है क्या, tan 60 पूजा। हाँ सर अब बताना ये 60 डिग्री है इसका एंगल ऑफ रिपोज, अभी इंक्लाइन का इंक्लिनेशन है 40 डिग्री, whether the block will slip or will remain at rest, Remain at rest. remain at rest। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, mg cos sin थीटा होगा या म्यू mg cos थीटा होगा, mg sin theta. mg sin थीटा होगा, एकदम सही। तो यहाँ पे अगर कोई पूछा जाए फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा तो तुम कहोगे F = mg और sin 40 डिग्री होगा, यही मान लो आंसर रहेगा, या सिंपली रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। अच्छा देखना है यहां से एक चीज समझो, हमने यहाँ पे म्यू इक्वल टू कितना दे दिया है √3, √3 कितना होता है 1.7। क्या ये मेरा डेटा सही है, क्या ऐसा हो सकता है कि म्यू का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, यस हो सकता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग म्यू का वैल्यू 0.3 0.4 ऐसे लेते हैं, तो बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि म्यू का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, म्यू मे बी मोर देन 1। ठीक है,
थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री m1 m2 या एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही देते हैं। m1 का वैल्यू ले लिया सपोज 5 kg, m2 का वैल्यू सपोज ले लिया 10 kg। इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इज इक्वल टू ले लिया 0.5 और ये ले लिया μ2 इज इक्वल टू ले लिया 0.8। System is released from rest. Then acceleration of m1 क्या होगा, acceleration of m2 क्या होगा, क्या दोनों साथ साथ मूव करेंगे या दोनों का मोशंस अलग होगा, whether the two will remain in contact or not, ये सारे सवाल हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या होगा। बताओ 37 डिग्री कितना म्यू होता है जिसके लिए ये एंगल ऑफ रिपोज होता, किस म्यू के लिए? तुम कहते 37 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज किसके लिए होगा, तो उसका जो म्यू होगा वो होगा tan 37 दैट इज इक्वल टू कितना होता है 3/4। 3/4 3/4 कितना होता है 0.75। yes sir Yes, sir. अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 होता है तो वो जस्ट अबाउट टू स्लिप होता। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका तो 0.5 है, 0.75 होता है तो जस्ट अबाउट टू स्लिप होता है, इसका तो 0.5 है, क्या होगा m1? स्लिप हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। m2 रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, दैट मीन्स दोनों सेपरेट होगा, ये रेस्ट पे रह जाएगा, ये एक्सलेट करेगा। समझा क्या? हाँ Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो, Yes, sir. नीचे लिखो, ये कंक्लूजन लिखो। तो इसमें कंक्लूजन लिख लिया कि इन दिस केस m1 will slide, m2 will remain at rest। अब मैं ना इसके डेटा को चेंज कर देता हूं बच्चों, मैं ना μ1 देता हूं 0.8 और μ2 देता हूं 0.5। डेटा चेंज कर दिया है, सवाल दूसरा हो जाएगा, तुम्हें दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला वैल्यू तो निकाल ही लियो। अब बताना कि whether the two block remain in contact or they will separate। रिमेन इन कांटेक्ट, Remaining contract. It will remain in contact because m1 चाह रहा है नहीं मूव करने के लिए, जबकि m2 चाह रहा है मूव करने के लिए। m2 का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है ना, लेकिन m2 तो तभी आगे जाएगा ना जब m1 जाएगा। तो ये अभी तक हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों तो रहेगा कांटेक्ट में ही, दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल फोर्स होगा। अब या तो दोनों स्लाइड करेगा या दोनों स्लाइड नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज। सो हमें चेक करना है वेदर द टू विल स्लाइड और नॉट। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, एक काम करता हूं, मैं एक डेटा ले लेता हूं
मतलब थोड़ा जनरल केस ले रहा हूं, इसमें भी चेक करके बता दूंगा, बट जनरल केस समझा रहा हूं पहले। M1 M2 μ1 μ2, और हमने दे दिया, देखो μ1 में दे रहा हूं μ1 इज ग्रेटर देन μ2 का केस। केस 1 μ1 इज ग्रेटर देन μ2, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं 0 से, थीटा इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, we have to find theta at which block will just about to slip, या कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोर्ट इस सिस्टम के लिए निकालना है। Since μ1 is greater than μ2, conclusion is both block remain in contact, या तो साथ में रेस्ट में रहेगा या साथ में एक्सलेट करेगा। The moment it is just about to slip होगा, the moment it is just about to slip, what are the forces? M1G, M2G, और फ्रिक्शन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम लगेगा बच्चों, दोनों ब्लॉक पे, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, N1, N2। When just about to slip, when just about to slip, M1G sin theta इधर, M2G sin theta इधर, और ये किसको बैलेंस करेगा? F1 मैक्स प्लस F2 मैक्स। दैट इज इक्वल टू F1 मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों? μ1 M1G cos थीटा प्लस μ2 M2G cos थीटा। अब देखो यहां से साइन थीटा कॉमन ले लो, इधर से cos थीटा कॉमन ले लो, और इसको एक तरफ ले आओ, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं tan थीटा विल कम आउट एज μ1 M1 प्लस μ2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो ये आ जाएगा, बच्चों यही हो जाएगा थीटा आर फॉर दिस सिस्टम। अगर थीटा इतना से ज्यादा होगा, tan थीटा, इस वैल्यू से tan थीटा ज्यादा होगा तो स्लिप करेगा, इस वैल्यू से tan थीटा कम होगा तो स्लिप नहीं करेगा। Am I right? देखो 43 थे, अब 41 हो गए, फिर 2 बच्चे चले गए, तो बस देखने आए, नहीं चलो एक बच्चा आ गया। तो अगर मुझे निकाला कि ये सिस्टम किस थीटा पे स्लाइड करता, तो मैंने अभी बताया tan थीटा इक्वल टू μ1 M1 प्लस μ2 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये कर लो वैल्यू, क्या हो जाएगा? ये 4, ये हो जाएगा 5, 0.6 है ना, 4 और 5 9/15 आ रहा है। सर फिर इसको डिवाइड कर दो 3/5। हाँ, तो 9/5 तो कितना हो जाएगा? ये
3/5. 3/5 0.6, जबकि ये tan थीटा कितना है 0.75 है, तो ये ज्यादा है, तो क्या होगा, दोनों स्लाइड करेगा। tan थीटा का वैल्यू जब 0.6 होगा तभी ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, लेकिन अभी तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 0.75 है ना। एंगल ऑफ रिपोर्ट से ये एंगल कितना है, बड़ा है। आई बात समझ में? tan 37 0.75 है ना, the two block will slide। और इतना करने की जरूरत नहीं कि ये डेटा याद होना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे वो बताता हूं इसको। मैं तो ये अभी डेटा बताया, निकाला फॉर्मूला इसलिए किया। तुम्हें क्या करना बता रहा हूं, तुम्हें देखना है कि चलो एक काम करते हैं, ये स्लाइड करेगा कि नहीं। ये 37 डिग्री दिया है ना, m1g sin थीटा m2g sin थीटा निकालो, और f1 मैक्स f2 मैक्स निकालो, ये दोनों को जोड़ दो, देखो कौन सा बड़ा है। क्लियर? f मैक्स कितना होगा m1g सॉरी mu1 m1g cos थीटा प्लस mu2 m2g cos थीटा, ये वैल्यू निकालो, ये कुछ आएगा। और इसको मूव कराने वाला फोर्स कितना है, F m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा, और ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन F मैक्स आ जाएगा। चेक करो, इस वैल्यू से ये ग्रेटर, दैट मींस ब्लॉक विल स्लाइड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखना, ये एम ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ सरफेस पर, कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तूने एफ लगाया, तो हम देखते हैं कि एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, फ्रिक्शन लगता है, और एक फोर्स नॉर्मल फोर्स भी है। ये दोनों फोर्स क्यों लगा इस ब्लॉक पे, बिकॉज दिस ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, विद दिस सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये कांटेक्ट में, दैट्स व्हाई एन भी लग रहा है, दैट्स व्हाई एफ भी लग रहा है। इसलिए इस दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। बोथ एन एंड एफ acts because two surfaces are in contact, so resultant of N and F is called contact फोर्स। बहुत ही सिंपल सा है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सी लिख रहा हूं, सी फॉर कॉन्टैक्ट, वेक्टर दे रहा हूं। एन और एफ का रिजल्टेंट बच्चों देखना यहां से, ये और इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, कौन सा लॉ ये बताए, Vector addition in parallelogram. हाँ, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रूल से। बहुत बढ़िया, ये हो गया एफ सी। और अगर ट्रायंगल रूल से करना होता तो ये एन को इधर ले आते
एफ और एन का ये, या एफ को इधर लेके चले जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। सो ये एफ सी वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ वेक्टर और प्लस एन वेक्टर, ये लिख सकते हैं ये। लेकिन कभी कभी बच्चे गलती से क्या लिख देते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एफ प्लस एन, तो ये तो महा मिस्टेक है। क्या रोहन? ब्लेंडर है सर, ब्लेंडर। ब्लेंडर है, एकदम सही, सही वर्ड यूज किया। ये गलत है, तुम लोग भी ऐसे लिख के कट कर देना। पूछोगे सर एफ सी होगा कितना, एफ सी का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एफ सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों 90 डिग्री पे है, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट, दो वेक्टर 90 डिग्री पे। देखो फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है, जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा एफ सी विल इंक्रीज। तो अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स, एफ सी मैक्स कब होगा, तो जिस समय एफ मैक्स होगा, और एफ मैक्स कितना होता है, म्यू एन, सो म्यू एन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर का रूट। काजल ये समझ में आया, कॉन्टैक्ट फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब एफ मैक्सिमम हो, और एफ मैक्सिमम कितना होता है, म्यू एन। सो पूछा जाए एफ सी मैक्स कितना होगा, तो एन को बाहर ले लो, रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स 0 भी है, कांटेक्ट में हो बट फ्रिक्शन फोर्स 0, को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इन दैट केस एफ सी क्या हो जाएगा, सिर्फ एन हो जाएगा, बिकॉज स्मॉल एफ 0 है, तो उस केस में एफ सी मिनिमम होगा। तो कांटेक्ट फोर्स मिनिमम जो होगा वो एन होगा या एन से बड़ा होगा, एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू एन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर होना चाहिए। एफ सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड लेस देन इक्वल टू दिस। जिसको नहीं क्लियर है पूछ लो। सभी कांटेक्ट फोर्स हमने डिस्कस किया। एक सवाल लेते हैं, बड़ा फेमस सवाल है, मेडिकल में पूछ सकता है, ट्रिकी सवाल है। का एक ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट में रखा हुआ है, दे दिया है। A block of mass m is at rest on an inclined plane coefficient of friction is mu, और चूंकि ये रेस्ट में है तो बता भी दे सकता है, नहीं भी बताए।
जो tan थीटा है वो सर्टेनली लेस देन म्यू होगा, है ना, तभी तो रेस्ट मिलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। पूछेगा व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन एम, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड by inclined surface on the block, और इस 0 को स्टार मार्क कर लेना। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, बी ऑप्शन एम जी साइन थीटा, सी ऑप्शन एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, डी ऑप्शन एम जी, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव या डोंट नो, जो बताना ये तो तुम्हारे लिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन बताता है, देखते हैं कौन बच्चा मन से पढ़ रहा है। देखो 2-3 बच्चे तो निकल गए, 42 से 39 हो गया स्ट्रेंथ। कौन कौन बच्चे मन से पढ़ रहा है, कौन कौन मेरा फेवरेट बच्चा है, लग रहा है एक भी नहीं। बच्चों इसका करेक्ट आंसर है डी। कहोगे सर कैसे, देखो सबसे पहली बात कि ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक स्टैटिक। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये बड़ा सा देख करके सोचा कि सर इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यही होगा, सर तो हमेशा टफ सवाल ही पूछते हैं यही होगा, ये गलत आंसर है। ये तब होता है जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ये वाला पार्ट फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू एन तब होता है जब काइनेटिक है या लिमिटिंग है। इसमें तो सिंपली कह दिया ब्लॉक रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है। दिस एक केस में यह भी ट्रू होगा जिस समय जस्ट ब्लॉक अबाउट टू स्लिप है, स्लिप नहीं कर रहा है, उस केस में ये भी हो सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन इसमें यही लिखेंगे। कैसे वो बता रहा हूं, इस पे एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, एक लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है एमजी। बताओ ये तीनों फोर्स का समेशन क्या है ब्लॉक रेस्ट में, ये तीनों फोर्स का समेशन जो है वो 0 है। ब्लॉक नेट फोर्स 0 ना, और इन दोनों के समेशन को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो ये दोनों को हटा के एक कांटेक्ट फोर्स लिया तो वो कांटेक्ट फोर्स और इसका समेशन 0 है, मतलब कांटेक्ट फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है। दैट मींस इसका रिजल्टेंट मस्ट बी वर्टिकल, ये भी बोल सकते हैं रिजल्टेंट मस्ट बी वर्टिकल। आई बात समझ में? Yes, sir. और वो mg को बैलेंस कर रहा है, तो इसका आंसर mg। क्लियर ना? तो ये बात ट्रिकी सवाल है, इसको क्या कर लो, और जो बच्चों ने गलती किया उसको तो स्टार मार्क कर ही लोगो। सभी कोई एग्जिट नहीं करेगा, बस 2 मिनट पढ़ा रहा हूं, घड़ी से 2 मिनट। दिस एंगल कॉन्टैक्ट फोर्स जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से, सरफेस के नॉर्मल से, उसको लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, और इस लैम्डा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिख लो।
सुनना, अब जो कांटेक्ट फोर्स है इसका नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट है, एफसी का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल, इसी को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और जो कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। और फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? टेंजेंशियल component of contact force, ये फ्रिक्शन है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और वो कितना लिखेंगे? तो tan लैम्डा, देखो tan लैम्डा इज व्हाट? f अपॉन n। कोई पूछेगा सर इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा तो लैम्डा 0 होगा, तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में। जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, ये एंगल उतना ज्यादा हो जाएगा। तो लैम्डा इज मेजर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कह सकते हो कितना प्रोपोर्शनल। व्हाट इज लैम्डा मैक्स? सर लैम्डा तब मैक्सिमम होगा जब एफ मैक्सिमम होगा। So tan lambda max is equal to f max divided by n, that is equal to f max is mu n upon n, that is equal to mu. So आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। बच्चों होमवर्क दे रहा हूं, बुकलेट का एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए कंप्लीट करना है और सेक्शन बी जितना तक हो सकता है। मेरे पास जो बुकलेट है उसमें कम से कम 16 तक तो जरूर करके आना। सेक्शन बी में क्वेश्चन अप टू 16, 1 2, उससे आगे भी है तो चलेगा।